तो आज का टॉपिक 1857 के रिवॉल्यूशन का परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस है। पिछली दो क्लासेस में हम लोग क्रांति के कारण, प्रसार, उसका एक्सपेंशन और फेलियर के कारण देख चुके हैं, है ना। ठीक है, तो पहला परिणाम हम एडमिनिस्ट्रेशन पर देख रहे हैं। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और जो पावर है वो क्राउन की ओर ट्रांसफर हो जाती है ना। ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चली जाती है। इसका मतलब है कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारत के प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर डायरेक्ट कंट्रोल होगा, प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा। ठीक है, कंपनी केवल व्यापार के हिस्से पर बनी रहेगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ क्राउन के हाथ में है। ठीक है, इसलिए क्राउन की ओर से रूल करने के लिए या चीजों को मैनेज करने के लिए एक नई पोस्ट बनाई गई थी, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो लंदन में बैठता था और उसकी सहायता के लिए 15 लोगों की 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, ये सब लोग लंदन में बैठते थे और इनकी जो पेमेंट्स होती थी, खर्चे होते थे, वो इंडियन अकाउंट से देते थे, ब्रिटिश नहीं देते थे। भारत के लोग, भारत के अकाउंट से खर्चा दिया जाता था। भारत सचिव हो गया। उसके बाद भारत में उनका रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नर जनरल था, वो वायसराय भी बन जाएगा। और ये सब कैनिंग के टाइम पर हुआ। तो कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय। इस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जवाब है पाम स्टर्न। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है इस समय, पाम स्टर्न। तो ये तो प्रशासनिक चेंज हुआ। अब भारतीयों के पर्सपेक्टिव में क्या चेंज आए इंग्लैंड के लोगों में? तो क्राउन का शासन चूंकि लिबरल है थोड़ा सा कंपनी की तुलना में, क्योंकि क्राउन अब प्रॉफिट नहीं देखना चाहती आपके साथ, कंपनी प्रॉफिट देख रही थी। थोड़ा सा उदारता या लिबरलिज्म में दिखेगा क्राउन के शासन में। तो पहला चेंज था कि कंपनी ने अब पॉलिटिकल एक्सपेंशन को छोड़ दिया। बात समझ में आई? यानी अब कंपनी कोई भी हड़प नीति लेकर नहीं आएगी, कोई भी सहायक संधि लेकर नहीं आएगी, या इसका सीधा मतलब था कि अब कोई भी नई रियासत भारत की या क्षेत्र अब नहीं कंपनी या क्राउन हस्तक्षेप करेगा, उसे नहीं। तो जितनी रियासतें बची थी उनको कह दिया गया कि आप निश्चिंत रहें, अब आपके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सपोज करो उस समय भारत का क्षेत्रफल 100 किलोमीटर का है और अंग्रेज अगर 80 किलोमीटर जीत चुके हैं तो 20 किलोमीटर रह गया था। तो अब कहा गया कि हम इस 20 किलोमीटर पर भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बस आप हमारे अकॉर्डिंग चलते रहिए, हम आप पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ पॉलिटिकल काम। सोशल काम क्या हुआ कि कंपनी के क्राउन ने भारत के
समाज सुधारों की गति को और कम कर दिया। और का मतलब बिल्कुल कम कर दिया, क्योंकि क्राउन ये मान रहा था कि भारत के लोगों को ये रिफॉर्म्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा कोई प्रयास नहीं होगा कि सती प्रथा, विधवा विवाह, बहुत कम प्रयास होंगे जो अत्यंत आवश्यक लगने पर ही किए जाएंगे, या ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे भारतीयों के सामाजिक मामलों में भारतीयों को कोई समस्या नहीं होगी। ये सामाजिक परिवर्तन आए अंग्रेजों की ओर से। अगला परिवर्तन सैनिकों के संदर्भ में था, तो पील कमीशन बना था। पील कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि जो क्रांति हुई थी उसमें सैनिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी, है ना। तो इसलिए रही क्योंकि भारतीय सैनिक ज्यादा होते थे और यूरोपीय सैनिक कम होते थे एक आर्मी में, एक बटालियन में। तो उस अनुपात को कम कर दिया गया। जैसे पहले 5 भारतीय सैनिक होते थे तो 1 यूरोपीय होता था, और अब रेशियो 2:1 का कर दिया गया, यानी 2 भारतीय सैनिकों के साथ 1 यूरोपियन सैनिक रखा जाएगा। यानी अगर कोई विद्रोह होता भी है तो अब भारतीय सैनिक एकदम से दबाव नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो अवध के सैनिक थे, जिनकी ज्यादा ड्रामे होते थे, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, वो अवध के सैनिक उच्च जाति के थे, ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, उनकी संख्या कम की गई और सिख और गोरखा को सेना में बढ़ा दिया गया। क्योंकि इसमें आपको पता है कि 1826 में संगौली की संधि हो गई, तो गोरखा नियंत्रण में है। 1849 तक आते आते सिख भी नियंत्रण में है। तो दोनों ही वॉरियर क्लास थी, इनको ही मार्शल ब्रीड कहते थे। तो इन मार्शल ब्रीड्स को फिर इंडिया ब्रिटिश आर्मी में रख लिया गया, और गोरखा तो आज भी उनके लॉयल बने हुए हैं, है ना। ऐसा माना जाता है कि क्राउन की आज भी पैलेस के अंदर की सिक्योरिटी और काम कौन संभालता है, ये गोरखास है। तो इनकी लॉयल्टी और इनके वॉरियरिज्म के चलते इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब बात आती है फिर से एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन को अब की बार क्या बनाना है, उदार बनाना है। जैसा मैंने कहा कि उदारता दिखाई देगी, किस सेंस में उदार बनाना है तो उसे समझ लो, और बहुत जरूरी है। हम बार बार डिस्कस कर चुके, लेकिन अभी भी आपको उतना ध्यान आप नहीं देंगे, इस पर दिया होगा, लेकिन आप फिर से कोशिश करो। उदार का मतलब था कि भारत का जो भी शासन चल रहा है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। ये सीधा मतलब था कि भारतीयों से बातचीत की जाए, उनसे संवाद बनाए रखा जाए, क्योंकि संवाद नहीं बनाया था तभी क्रांति हुई। क्योंकि प्रजा क्या सोच रही है, राजा को अगर ये नहीं पता है तो असंतोष पनपेगा और संतोष विद्रोह में बदल जाएगा। ठीक है, तो उदार का मतलब क्या था कि शासन और प्रशासन में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, विधान परिषदें बढ़ेंगी, उनमें मेंबर्स की संख्या बढ़ेगी, कार्यपालिका बनेगी, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। इसलिए आपको मैंने जब संवैधानिक सुधार वाला टॉपिक पढ़ाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाला, तो बताया था कि 1861 में क्या बन गई थी, प्रांतों में, प्रेसिडेंसीज में विधानसभाएं बनने लगी थी। तो उनके बनने का रीजन ये था कि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों से कम्युनिकेशन बना रहे, दूरी ना रहे। क्योंकि ये क्या चाहते हैं, इसका एक मतलब और था कि धीमे धीमे, क्रमशः, ग्रेजुअली हम भारतीयों को प्रशासन में और शासन में और संख्या बढ़ाएंगे, जिससे इन्हें ये ना लगे कि इन पर शासन हो रहा है, बल्कि इनको ये लगे कि भारत के लोगों पर भारत के लोग ही शासन कर रहे हैं। क्राउन की भूमिका केवल टॉप लेवल पर है, बाकी सब कुछ इनके हाथ में रहे। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि कब से क्राउन ने या ब्रिटिश लोगों ने भारत का उत्तरदायित्व लेना शुरू कर दिया था। तो 1861, इसी एक्ट के, इस क्रांति के तुरंत बाद
और उत्तरदायित्व लेने का सीधा मतलब ये था कि अब प्रशासन में, शासन में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यानी आपके लोग, आपका ही शासन। ठीक है, तो ये है उदार बनाने का मीनिंग, सुधार करने की नीति। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, तो कितनी बार बताने के बाद भी आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन सही नहीं होते आपके। खैर, अब अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति और भारतीयों का अंग्रेजों के प्रति जो नजरिया था वो बदला। ठीक है, बदले का मतलब जो आपने पढ़ा वो सब दिखावा था, अंदर में ये चीज आ गई थी कि इन भारतीयों ने हमें हराने की नौबत पैदा कर दी थी, इसलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है। तो आप यहां से देखेंगे कि प्रतिक्रिया बढ़ती जाएगी, जो भी वायसराय आएगा वो भारतीयों को प्रतिक्रिया में दबाने की कोशिश करेगा, और लिटन कर्जन जैसे लोग बहुत नाम कमाएंगे इसमें, है ना। तो ये चीज भी मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड के चेंजेस के लिए उत्तरदायी हमें दिखाई देती है। ठीक है, अगला 6वां नंबर आप देख रहे होंगे, फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया जाएगा, क्योंकि अंग्रेज मानते थे कि अंग्रेज मुसलमान और हिंदू अलग अलग हैं। ठीक है, ये एक नहीं हो सकते, लेकिन 57वीं क्रांति ने दिखा दिया कि ये एक होकर लड़े। तो अब जरूरी था कि भारत में जितने भी लोग हैं उनको धर्म और जाति के आधार पर बांटा जाए, और ये होगा। ठीक है, तो शासन और सेना दोनों को धर्म और जाति के आधार पर बांटा गया। अभी आपने देखा सिख और गोरखा आ गए। जाति का मतलब यहाँ एक चीज और भी है, इससे पहले ही अंग्रेजों ने, खासकर कैनिंग ने, सेना में योग्यता के आधार पर मेरिट के बेसिस पर भर्तियां की थी, उनकी संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, क्योंकि अगर निम्न जाति के सैनिक आएंगे तो जो उच्च जाति के सैनिकों का जो अभिमान है, उनका जो प्राउड है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो सैनिकों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे ऊंचे सैनिक। इससे क्या होगा, एक ही आर्मी में ऊंचे सैनिक और नीचे सैनिक वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश की गई हर जगह पर कि किसी तरीके से जितना भी अंतर हो सकता है उन अंतरों को भेदभाव में बदल दो। अंतर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन अंतरों के आधार पर एक दूसरे के अंदर फूट डाल देना बुरी बात है, और अंग्रेजों ने यही काम किया। तो हिंदू और मुस्लिम किया, उच्च जाति निम्न जाति किया, और जहां तक संभव था हर जगह किया। ठीक है, तो जो ऊपर देखा गया है वो केवल दिखावे की व्यवस्था थी, मजबूरी में की गई व्यवस्था थी। अंततः उद्देश्य 5 और 6 में दिखाई देगा आपको। ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि भारतीयों ने इन सुधारों का भी अपने हित में प्रयोग कर लिया, ये जरूर हुआ। चलो, ये क्रांति का वो प्रभाव है जो ये बताएगा कि क्रांति सफल नहीं हुई। हाँ, तत्कालीन उद्देश्य क्रांति के नहीं मिले, लेकिन क्रांति सफल नहीं थी। तो जो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखाए थे उनमें क्वेश्चंस आप और जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे कि क्या 1857 क्रांति अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाई? तो हाँ, हम कहेंगे कि जो तात्कालिक उद्देश्य थे वो तो नहीं मिले या पूरे नहीं मिले, लेकिन जो प्रभाव था वो दीर्घकालिक था, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट थे, इसमें क्रांति सफल रही। जैसा मैंने कल भी समझाया, आगे आने वाला कोई भी आंदोलन होगा उस पर किसका प्रभाव पड़ेगा? इस क्रांति का प्रभाव पड़ेगा। लोग एग्जाम्पल देंगे कि हम भारतीय 1857 में अंग्रेजों को हरा चुके हैं, इसलिए इनको हराया जा सकता है।
भारतीयों को एकजुट होकर लड़ना चाहिए, ये भी पता लग गया, है ना। तो आगे का राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय जो भी लड़ेंगे वो सीखेंगे किससे? इस क्रांति से। यानी लक्ष्मीबाई अगर हीरो बनेंगी, आप आगे देखेंगे, तो इसी क्रांति में लड़ने की वजह से उनको हीरोइज्म मिला, ग्रेटनेस मिली, ठीक है। तो इस रूप में क्रांति सबसे ज्यादा सफल रही। ये परिणाम नहीं था, प्रभाव था ये बेसिकली। जो 1947 तक 90 साल भारत का आंदोलन इसी मशाल की ज्योति में चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया कि 1857 की क्रांति एक मशाल की तरह थी, जिसकी रोशनी 1947 तक चली और हमें आजादी मिली, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिख चुके हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है कि महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की थी, मैंने आपको बताया था। वो घोषणा पूरे भारत के बड़े शहरों में पढ़ी गई। तो मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद में इसे किसने पढ़ा था, विक्टोरिया के डिक्लेरेशन को। 2 क्लासेस पहले ही बताया था मैंने ये कि विक्टोरिया डिक्लेरेशन को भारत में इलाहाबाद में किसने पढ़ा था? कैनिंग ने सर। बहुत बढ़िया, कैनिंग ने पढ़ा था, है ना। बाकी जगह अलग अलग लोगों ने पढ़ी उसे। तो 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, एक तो कैनिंग वाला, एक ये कि जब आंदोलन हुआ तो क्वीन कौन है, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, तो क्वीन विक्टोरिया है, ठीक है। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर है वो पाम स्टर्न है और क्वीन है विक्टोरिया, जिसमें क्रांति हुई है, और वाइस राय या गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भी है। तो 3 ब्रिटिश नेम आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये परिणाम थे क्रांति के। इन परिणामों को हेडिंग के अनुसार: सैनिक परिणाम, प्रशासनिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, विचारधारा में परिणाम, और अंततः भारतीयों को क्या प्रभाव पड़ा वो दिखाना था, ठीक है। तो हेडिंग वाइज दिखाओगे तो याद करना आसान होगा, समझाना भी आसान हो जाएगा। ये है वो टॉपिक जो वाकई बहुत जानदार है, और जैसा मैंने कल कहा कि मैक्सिमम आंसर्स क्वेश्चन आज की डेट में यूपीएससी के इस सेक्शन से आ रहे हैं। तो हमने थोड़ी ज्यादा मेहनत कर दी है, इतने मेहनत की आवश्यकता ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है जो ऑप्शनल पढ़ती है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, और आप अपना कंक्लूजन थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इसको देखकर, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर से एक बार रिकनेक्ट करना होगा, पूरा वीडियो एक बार में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग फिर से कनेक्ट करो।